मूंग दाल की भजिया। ही आलसी स्वभाव का लड़का था। पिता के जाने के बाद उसकी माँ चाहती थी कि वो कोई काम कर ले ताकि आगे चलकर उसे कोई परेशानी ना हो, पर गोपाल था कि सुनता ही नहीं था। एक दिन जब गोपाल सो रहा था तब एक साधु बाबा आए और भिक्षा मांगने लगे। घर में कोई है? बाबा को भिक्षा दे दो, बहुत दूर से आया हूँ। हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लो बाबा। रोटी तो बहुत गर्म है, अभी बनाई है क्या? हाँ बाबा, अभी अभी बेटे के लिए 2 रोटी बनाई थी, पर ये तो अभी सोकर ही नहीं उठा। ये आप खा लो, मैं इसके लिए और बना दूंगी। इतनी देर तक सो रहा है? दोपहर का समय है, इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती। वैसे भी जवान लड़का है, इस उम्र में तो काम करना चाहिए। यही तो मेरी किस्मत फूटी हुई है बाबा। मेरा बेटा गोपाल बहुत आलसी है, सारा दिन बस सोया रहता है या फिर यार दोस्तों में घूमता रहता है। मैं तो समझा समझा कर थक गई कि कोई काम कर ले, पर ये मेरी नहीं सुनता। मेरे पास इसका एक उपाय है। तुम वो पहाड़ी वाली माता का मंदिर है ना, वहां जाकर प्रार्थना करो। वहां पर प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, माता रानी जरूर सुनती है। देखना, तुम्हारे बेटे का आलस्य भी दूर हो जाएगा और जीवन भी सुधर जाएगा। अच्छा चलता हूँ, माता रानी तुम्हारा भला करें। साधु बाबा की बात सुनकर विमला बहुत खुश हुई और अगले दिन ही उसने अपने बेटे गोपाल को लेकर पहाड़ी वाले मंदिर जाने की तैयारी की, पर गोपाल आलस होने की वजह से वहां भी मना करने लगा। माँ, इतनी दूर पहाड़ी पर चढ़कर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ पास में ही तो मंदिर है, वहां चलते हैं ना, ज्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। गोपाल, मैंने मन्नत ली है कि आज पहाड़ी वाले मंदिर दर्शन के लिए जाऊंगी। अब अगर तू साथ नहीं गया और रास्ते में मैं पहाड़ी से गिर गई और मुझे चोट आ गई तो मुझे अब दिखाई भी नहीं देता, इसीलिए तो तुझे बोल रही हूँ। तो साथ चलेगा तो मुझे सहारा हो जाएगा, शाम तक लौट आएंगे। ठीक है माँ, चल लूंगा, पर अभी थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ, ताकि नींद पूरी हो जाएगी तो कल सफर पर जा पाऊंगा। हाँ जा, तुझे तो बहाना चाहिए बस सोने का। हे पहाड़ी वाली माता, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना और उसके जीवन को एक नई दिशा देना। अगले दिन बिमला गोपाल के साथ पहाड़ी वाले मंदिर पर दर्शन के लिए गई। गोपाल तो मंदिर में जाकर सो गया, पर बिमला माता रानी के सामने प्रार्थना करने लगी। हे माता रानी, मेरे भोले भाले गोपाल को अपना आशीर्वाद देना, आपकी जय हो माँ। और फिर बिमला गोपाल के साथ पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। मंदिर से थोड़ी दूरी पर चलते हुए अचानक बिमला के पैर में मोच आ गई। अब बिमला बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। तभी एक किसान की नजर उन पर पड़ गई। उससे बिमला का दुख देखा नहीं गया। वो उनके पास आया और बोला, क्या हुआ बहन? पैर में मोच आ गई है, पैर से उठा नहीं जा रहा। रात का समय है, इस समय सफर करना ठीक नहीं। पास में ही मेरी झोपड़ी है, आप चलो मेरी झोपड़ी में आराम कर लेना और कल सुबह निकल जाना, तब तक पैर को आराम मिल जाएगा। हमारे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं, वो आपके पैर को भी देख लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ, चलो हम इनके घर चलते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। शंकर नाम का वो किसान बिमला और गोपाल को अपने साथ ले जाता है। पास में उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें शंकर अपनी पत्नी और इकलौती बेटी गौरी के साथ रहता था। गौरी जब छोटी थी तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, इस वजह से वो देख नहीं पाती थी। पर गौरी होशियार बहुत थी, अपने पिता की आवाज वो दरवाजे से ही सुन लेती थी। गौरी और उसकी माँ ने मिलकर विमला की बहुत सेवा की। गौरी बिटिया ने मूंग दाल की भजिया तो बहुत स्वाद बनाई है। हमारे अपने खेत में मूंग की दाल की पैदावार होती है, इसी वजह से गौरी कभी कभी मूंग दाल भजिया बना लेती है। बाकी बहुत कुछ आता है हमारी बिटिया को बनाना। बहुत अच्छी है हमारी गौरी, पर बचपन से ही नेत्रहीन है, इस वजह से कहीं भी हमारी गौरी बिटिया का विवाह नहीं हो पा रहा। हम बहुत परेशान हैं। आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताना बहन। कहीं दूर क्या जाना है भैया, मेरा अपना बेटा गोपाल भी तो शादी लायक है। गौरी भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी शादी के बाद उसके माता पिता की सारी चिंता दूर हो जाएगी। इधर बिमला को भी लग रहा था कि गौरी जैसी समझदार लड़की अगर उसके घर में आ जाए तो गोपाल जैसे आलसी लड़के के स्वभाव में भी अपने आप सुधार हो जाएगा। बिमला माता रानी का नाम लेकर अपने बेटे गोपाल की शादी गौरी से करवा देती है। शादी के बाद गौरी को गोपाल की आदत का पता चलता है। उसे महसूस होता है कि गोपाल बहुत ही आलसी है और हमेशा सोया रहता है। अरे संभाल कर बहू, आंगन में मटका रखा है। जी, मुझे आवाज आ गई थी जब आप मटका रख रहे थे। कोई नहीं कह सकता कि मेरी बहू देख नहीं सकती, सब कुछ पता है मेरी बहू को। माँ जी, ये कोई काम नहीं करते? मेरा मतलब है मैंने इन्हें हमेशा घर पर ही देखा है, कोई खेती बाड़ी या फिर कहीं मजदूरी? नहीं बहू, गोपाल कोई काम नहीं करता।
मैं तो समझा समझा कर थक गई, पर ये अपना आलस नहीं छोड़ता। हमारे पास कोई जमीन तो है नहीं जो ये खेती बाड़ी कर सके, और गांव के जमींदार के खेतों पर मैं भेजती नहीं हूँ। वो मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तुम बात करके देखो, शायद ये काम करने के लिए थोड़ा समझ जाए। गौरी ने बहुत प्यार से गोपाल को समझाया, पर गोपाल को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर काम क्या करे। गौरी, मन तो मेरा भी है कि मैं काम करूं, पर क्या काम करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई व्यापार शुरू कर सकूं। मेरे दिमाग में एक काम तो है, लेकिन उसके लिए हम दोनों को मिलकर वो काम करना होगा। कौन सा काम गौरी? मूंग दाल की भजिया। हम मूंग दाल की भजिया का ठेला लगाएंगे। मुझे मूंग दाल की भजिया बनानी आती है। हम दोनों मिलकर ठेले पर काम करेंगे। मैंने देखा है, गांव में मूंग दाल की भजिया का कोई भी ठेला नहीं है। बापू ने बहुत सारी मूंग दाल की बोरियां दी थी। इतनी सारी मूंग दाल का हम क्या करेंगे? हमारे भजिया बनाने के काम आ जाएगी और हमारी बिक्री भी हो जाएगी। पर तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, तुम इतना सारा काम करोगी कैसे? जब आप साथ हो तो मुझे आंखों की क्या जरूरत है? मैं आपकी आंखों से देखूंगी ना। मुझे तो वैसे भी आदत है मूंग दाल की भजिया बनाने की। हम मिलकर सब कर लेंगे। उसने गौरी के साहस को सम्मान देते हुए कुछ ही दिनों में मूंग दाल भजिया का ठेला तैयार कर लिया। अब ठेले पर गौरी गरम गरम मूंग दाल भजिया बनाती और गोपाल ग्राहकों को बेचता। अपनी बहू की हिम्मत और साहस देखकर बिमला बहुत खुश थी। ग्राहक भी गौरी को जब बिना आंखों के सारा काम करते देखते तो प्रशंसा करने से नहीं रहते थे। धीरे धीरे गौरी के हाथों की मूंग दाल भजिया गांव और आसपास के सभी गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गई। गोपाल ने सबसे पहले पैसे जोड़कर गौरी को शहर जाकर एक आंखों के डॉक्टर को दिखाया। देखिए, हम गौरी की आंखों की रोशनी वापस ला सकते हैं। आपको बस ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करना है। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम सारा इंतजाम कर लेंगे। बस आप मेरी गौरी की आंखों की रोशनी वापस ले आइए, ताकि गौरी अपनी आंखों से इस दुनिया को देख सके। डॉक्टर ने गौरी की आंखों का ऑपरेशन किया और गौरी फिर से देखने लगी। मैं देख सकती हूँ माँ जी। माँ, बापू, अब मैं देख सकती हूँ। गौरी बिटिया, ये सब दामाद जी के कारण ही संभव हुआ है। पिताजी, गौरी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो मूंग दाल भजिया बनाने का काम शुरू ना करवाती तो मैं कुछ भी नहीं करता था। गौरी ने हिम्मत दी। मैं तो कहूंगा गौरी जैसी पत्नी पाकर मुझे बहुत गर्व है। गोपाल बिल्कुल ठीक कह रहा है गौरी। तुमने तो हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। धीरे धीरे गौरी के हाथों की मूंग दाल भजिया इतनी फेमस हो गई कि शहर में भी उनके बहुत सारे ठेले लगने लगे। अपने बेटा बहू की सफलता देखकर बिमला भी बहुत खुश थी। अब लाओ लाओ, चाय तो जरूर पियेंगे। तुमने बनाई है? जी, मैंने बनाई है, और ये साथ में पकौड़े भी लीजिए प्लीज। ये भी मैंने बनाए हैं। अरे वाह, तब तो जरूर चखेंगे। ये कहानी है आरती की। आरती बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे जो सब्जियां उगाते थे। उस दिन आरती के लिए उसके घर रिश्ता आया था। सुमन अपने बेटे आकाश का रिश्ता आरती के लिए लाई थी। आरती ने बड़े ही प्यार से सबके लिए चाय और पकौड़े बनाए थे। फिर जैसे ही सुमन ने पकौड़ा चखा, बढ़िया बनाए हैं जी, मेरी बेटी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। उसके हाथ के खाने की सभी लोग तारीफ करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। अब तो आप झट मंगनी और पट ब्याह की तैयारी करो। कुछ दिनों के बाद ही आकाश और आरती की शादी हो गई। आकाश शहर में चाय पकौड़ों का ठेला लगाता था। वो पकौड़े बेचकर आराम से अपने घर का गुजारा कर लेता था। फिर शादी के 2 दिन बाद क्या हुआ? आप बड़ी जल्दी जग गए? मैं तो रोज इसी समय जग जाता हूँ। सबसे पहले अपना ठेला साफ करता हूँ और फिर पकौड़ों की तैयारी करता हूँ। फिर ठेला लेकर नाश्ते के समय तक बाजार पहुंचना होता है ना। देर हो गई तो ग्राहक निकल जाएंगे अपने अपने काम पर, बिना मेरे ठेले पर नाश्ता किए। बस इसीलिए जल्दी जागना पड़ता है। और वापस कब आते हो आप? ये तो ग्राहकों के ऊपर है। जिस दिन अच्छी बिक्री हो गई उस दिन दोपहर तक आ जाता हूँ, वरना कई दिन तो शाम भी हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपकी कुछ मदद करा देती हूँ। तुम क्या करोगी? जाओ सो जाओ। नहीं, आप इतना काम अकेले करेंगे और मैं सो जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद आरती ने सबसे पहले आकाश के साथ उसका ठेला साफ करवाया। अरे वाह, सच में आज तो सारा काम बहुत जल्दी हो गया। कैसे नहीं होगा? बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, एक से भले दो।
सही कह रही हो। वैसे आज तो जोश जोश में करा दिया, कल भी कराओगी ना मेरी मदद? हाँ, क्यों नहीं, पत्नी हूँ आपकी, हर सुख दुख में हमेशा आपका साथ निभाऊंगी। आरती की बात सुनकर आकाश मुस्कुरा दिया और फिर अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ चल दिया। उस दिन आकाश रोज के मुकाबले बहुत जल्दी अपनी जगह पर पहुंच गया था, जिससे हुआ ये कि सुबह सुबह काम पर जाने वाले ज्यादातर लोग उसके ठेले पर आए और उस दिन आकाश की अच्छी खासी बिक्री हुई। फिर वो दोपहर में 1 बजे ही सारे पकौड़े बेचकर घर वापस भी आ गया। अरे, आज बहुत जल्दी आ गया बेटा, क्या हुआ, सब ठीक है? ठीक नहीं माँ, सब बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद आकाश ने एक सांस में अपनी माँ सुमन को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सुमन भी बहुत खुश हुई। अब तो हर रोज आकाश और आरती सुबह जल्दी उठते और आकाश जल्दी ही अपना ठेला लेकर निकल जाता। शुरू में तो आकाश की खूब कमाई हुई, लेकिन फिर एक दिन आकाश सीधा शाम को 4 बजे घर आया और उसका मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ जी, आज बहुत देर कर दी? और ये क्या, ठेले पर सारा सामान तो वैसे का वैसा ही है। पता नहीं क्या हो गया है आरती, अब लोग मेरे ठेले पर नहीं आ रहे। क्यों, आसपास कोई और ठेला लगने लगा है क्या? हाँ, ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं और मेरे पास बस अब कुछ नए ग्राहक ही आते हैं। पता नहीं उस नए ठेले वाले ने क्या जादू कर दिया है सब पर। अपने पति को परेशान देखकर आरती भी परेशान हो गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपने पति की परेशानी दूर करके रहेगी। ये सोचकर अगले दिन आकाश के जाने के बाद वो भी तैयार होकर बाजार की तरफ निकल पड़ी। वो सीधा आकाश के ठेले पर गई और फिर, अरे आज यहाँ आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। नहीं, बस एक पकौड़ा खिला दो, मैं वही खाने आई हूँ। एक क्यों, सारे खाओ। ये कहकर आकाश ने गर्मा गर्म पकौड़ों की प्लेट लगा कर दी। आरती ने खूब स्वाद लेकर वो पकौड़े खाए और फिर आरती उस नए पकौड़े वाले के पास गई जिसने आकाश के सारे ग्राहक उससे छीन लिए थे। वहां उसने देखा कि असल में उस ठेले पर मिर्च के पकौड़े तले जा रहे थे, जिन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। तो आरती ने भी एक प्लेट ऑर्डर की और फिर, अच्छा तो ये है राज, यहाँ के लोगों को तीखे पकौड़े चाहिए। अब समझी। इसके बाद आरती वहीं से सीधा अपने मायके चली गई। उसे देखकर उसकी माँ फूलवती और पिता राधेश्याम बहुत खुश हुए और फिर, पापा मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? हाँ पापा, आप एक काम करो, अब आप अपने खेत में तीखी मिर्च की खेती करो। अच्छा, खेती तो मैं कर लूंगा, प्रधान जी से कहकर बीज का इंतजाम भी हो जाएगा, पर इतनी सारी मिर्च खरीदेगा कौन? मैं खरीदूंगी पापा, सारी की सारी, बस मिर्च तीखी होनी चाहिए। इसके बाद आरती वापस लौट आई। ग्राहक कम होने से आकाश की माली हालत खराब होती जा रही थी। फिर ठीक 2 महीने बाद आरती अपने मायके से 2 बोरी भरकर मिर्च अपने ससुराल ले आई और आकाश के ठेले के लिए वो खुद उन तीखी मिर्चों के पकौड़े बनाने लगी। आकाश का काम अब सिर्फ आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाना, आओ आओ, खा लो तीखी मिर्ची के पकौड़े, दुनिया के सबसे तीखे पकौड़े, आओ आओ। आकाश की आवाज सुनकर वाकई बहुत सारे ग्राहक उसके ठेले के पास जमा हो गए और फिर देखते ही देखते ठेले पर मौजूद सारे पकौड़े बिक गए। और फिर ठीक 1 साल बाद, आहा भाई, मजा आ जाता है यहाँ के पकौड़े खाकर, वाह 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 वाह, आहा। दुकान पर खड़ा हर ग्राहक यही बात कर रहा था और उधर काउंटर पर, अब तुम संभालो आरती, मैं जरा गांव जाकर मिर्च ले आता हूँ। हाँ, और सुनो, ये 25,000 रुपए लेते जाओ, पापा को दे देना 10 बोरे मिर्च के लिए। वैसे अपने पापा के लिए मुझे लूट तो नहीं रही हो तुम? हाँ, लूट रही हूँ, अब जाओ जल्दी। भगवान करे सबको ऐसी ही लुटेरी पत्नी मिले।